Hello everyone. Today we'll do the second part of our chapter Fiber to Fabric. Silk. Silk fibers are also animal fibers. Silkworms spin the silk fibers. The rearing of silkworms for obtaining silk is called sericulture. Find out from your mother, aunt, grandmother the kind of silk sarees they have. List the kind of silk. अब नेक्स्ट फाइबर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सिल्क. अब सिल्क जो होता है वो भी एक एनिमल फाइबर होता है और सिल्क वॉर्म जो है वो स्पिन करता है सिल्क फाइबर्स. और जब सिल्क वॉर्म्स को रियर किया जाता है, उनको पाला जाता है सिल्क ऑब्टेन करने के लिए, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेरीकल्चर. अब आपके घर में आपकी मम्मी होंगी, आंट होंगी, चाची होंगी, मामी होंगी, मौसी होंगी, जो लेडीज़ होंगी वो लोग सिल्क साड़ी पहनते हैं. तो उनसे एक बार आप पता कीजिए कि वो कौन कौन से सिल्क की साड़ी पहनते हैं. तो इससे आपको एक लिस्ट बनाना है कि कितने तरह का सिल्क होता है. बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ. अब हम सिल्क कैसे बनाया जाता है और वो हमको कैसे मिलता है वो हम जाने, उससे पहले हम एक लाइफ हिस्ट्री देखते हैं सिल्क मॉथ की. लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ. द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स फ्रॉम विच हैच larvae which are called caterpillars or silkworms. They grow in size, and when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history called pupa, it first weaves a net to hold itself. Then it swings its head from side to side in the form of the figure of 8. During these movements of the head, the caterpillar secretes fiber made of a protein, which hardens on exposure to air and becomes silk fiber. Soon the caterpillar completely covers itself by silk fibers and turns into pupa. Its covering is known as cocoon. The further development of the pupa into moth continues inside the cocoon. Silk fibers are used for weaving silk cloth. Can you imagine that the soft silk yarn is as strong as a comparable thread of steel? तो लाइफ हिस्ट्री अगर हम देखें सिल्क मॉथ की, तो कैसा होता है, जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो पहले तो अंडे देती है, उसमें से फिर लार्वा निकलता है जिसको हम कैटरपिलर या सिल्कवॉर्म के नाम से जानते हैं. वो धीरे धीरे साइज में बड़ा होता है. फिर जब वो नेक्स्ट स्टेज में एंटर होता है, जिस स्टेज को हम बोलते हैं प्यूपा, तो उसके लिए क्या करता है, वो अपने आसपास एक नेट सी बनाता है जिसमें वो अपने आप को अंदर होल्ड करता है. और फिर वो अपना हेड जो है वो साइड बाय साइड इन द फिगर ऑफ 8 टर्न करता है. मतलब वो ऐसे 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 फॉर्म में अपने हेड को मूव करता है. और जब वो इस तरह से अपने हेड को मूव कर रहा होता है तो उसमें से उसके अंदर से एक प्रोटीन निकलता है, और जो एयर के कांटेक्ट में आके वो काफ़ी हार्ड हो जाता है. और ये जो हार्ड प्रोटीन होता है यही आगे जाके सिल्क फाइबर बनता है. फिर जो कैटरपिलर होता है वो इस तरह से धीरे धीरे अपने आप को पूरा सिल्क फाइबर के अंदर कवर कर लेता है और उससे प्यूपा बन जाता है. और ये जो कवरिंग होती है, प्यूपा के ऊपर जो कवरिंग होती है, इसको बोला जाता है कोकून. और फिर वो प्यूपा से मॉथ बनने का जो उसका प्रोसेस होता है वो कोकून के अंदर ही होता है. कोकून के अंदर ही वो प्यूपा से मॉथ में कन्वर्ट होता है. तो सिल्क फाइबर्स जो हैं वो इसी कोकून से निकाले जाते हैं और फिर उस फाइबर से सिल्क क्लॉथ बनाया जाता है. और जो एक सिल्क का थ्रेड होता है, अगर आप उसको किसी स्टील के तार से कंपेयर करो, दैट इज जितना मोटा आपका सिल्क थ्रेड है उतना मोटा अगर आपका स्टील का तार हो, तो यू विल वंडर टू नो कि उन दोनों की स्ट्रेंथ जो है वो सेम होगी. दैट इज़ उन दोनों को तोड़ने में आपको जो मेहनत लगेगी वो सेम लगेगी. तो वो सिल्क जो होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है. यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये मेल मॉथ है और ये फीमेल मॉथ है. ये फीमेल मॉथ जो है ये जब अंडे देती है तो ये किसी पत्ते पर अंडे देती है और फिर उससे लार्वा बनता है और ये सिल्कवॉर्म ऐसा देता है. जैसा आपने कैटरपिलर देखा होगा, जैसे चने की सब्जी हम साफ़ करते हैं तो उसमें आपको कैटरपिलर कभी दिख जाता है, मटर में दिख जाता है, तो ये उस तरह का ही दिखता है जिसको हम इल्ली बोलते हैं, ग्रीन कलर का जो होता है.
तो ये जो है उसी तरह से दिखता है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा उससे मिलता जुलता सा होता है। फिर धीरे धीरे जब अपने आसपास ये ककून बनाता है, दैट इज़ अपने आसपास वो एक फाइबर को बुनता है, जो वो नेट बनाता है, तो फिर ये ककून दिखता है। ये ककून जो है ये बाहर से ऐसा दिखता है, और फिर ये कैटरपिलर जो है ये प्यूपा में कन्वर्ट होकर इस ककून के अंदर ट्रैप कर लेता है अपने आप को, और फिर ये उसके अंदर से फिर मॉथ उसके ककून के अंदर डेवलप होता है। फिर जब मॉथ पूरा ग्रो हो जाता है तो वो ककून को तोड़ के मॉथ बाहर आ जाता है। The silk yarn is obtained from the cocoon of the silk moth. There is a variety of silk moths which look very different from one another, and the silk yarn they yield is different in texture, coarse, smooth, shiny, etc. Thus, tussar silk, muga silk, kosa silk, etc. are obtained from cocoons spun by different types of moths. The most common silk moth is the mulberry silk moth. The silk fiber from the cocoon of this moth is soft, lustrous and elastic and can be dyed in different beautiful colors. तो ये जो ककून होता है सिल्क मॉथ का, इससे निकाला जाता है सिल्क यार्न, और फिर उससे जो है उससे अलग अलग तरह के कपड़े बनाए जाते हैं। अब सिल्क मॉथ जो है वो भी अलग अलग तरह के होते हैं, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग दिखते हैं, और उनसे जो हमको सिल्क मिलता है वो भी अलग अलग तरह का बनता है। जैसे आपने कभी सुना भी होगा किसी के मुंह से कि सिल्क जो है अलग अलग वैरायटी होती है, टसर सिल्क होता है, मुगा सिल्क होता है, कोसा सिल्क होता है, तो ये अलग अलग होता है। इनका टेक्सचर भी अलग होता है, ये दिखते भी अलग हैं, कोई कोर्स होता है, कोई स्मूथ होता है, कोई शाइनी होता है, कोई शाइनी नहीं होता है। तो इस तरह से सिल्क दिखने में भी अलग होता है, उसका फील भी बहुत अलग होता है। जो सबसे कॉमन सिल्क मॉथ है वो होता है मलबरी सिल्क मॉथ, और इस कोकून से जो हमको सिल्क मिलता है वो काफ़ी सॉफ्ट, इलास्टिक और लस्ट्रस होता है, उसमें अच्छे से शाइन होती है। और इस वाले सिल्क को हम ब्यूटीफुल कलर्स में डाई भी कर सकते हैं, दैट इज़ आप उसको कलरफुल बना सकते हो। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्कवॉर्म्स इज़ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल। तो सेरीकल्चर, जिसको कि हम सिल्कवॉर्म्स को पालना बोलते हैं, वो इंडिया का एक बहुत ही पुराना ऑक्यूपेशन है, और इंडिया जो है वो बहुत सारा सिल्क प्रोड्यूस करता है कमर्शियल स्केल पे। In India, women are significantly involved in various kinds of industrial related to silk production. These are rearing of silkworm, reeling of silk from cocoons, and processing of raw silk into fabrics. By their enterprise, they contribute to the nation's economy. China leads the world in silk production. India also ranks among the leading silk production countries. अब अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर सिल्क इंडस्ट्री में बहुत सारी विमेन, बहुत सारी लेडीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है। फिर चाहे वो सिल्क प्रोडक्शन हो, चाहे वो रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म हो, चाहे वो रीलिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम कोकून्स हो, तो इस तरह से वो हर जगह पर उनका प्रेजेंस है, और अब वो इस तरह से हमारी कंट्री की इकोनॉमी में काफ़ी कंट्रीब्यूट करती हैं लेडीज़। अगर हम सिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोडक्शन जो होता है वो चाइना में होता है। चाइना नंबर 1 पे है सिल्क प्रोडक्शन के मामले में, और इंडिया जो है वो भी एक लीडिंग कंट्रीज़ में से है अगर सिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो। Activity 3.5. Collect pieces of silk cloth of various types and paste them in your scrapbook. You can find them in a tailor's shop among the heap of waste cut pieces. Take help of your mother, aunt or teacher and identify the types of silk such as mulberry silk, tussar silk, eri silk, muga silk, etc. Compare the texture of these silks with that of the artificial silk pieces which contain synthetic fibers. Try and collect pictures of different moths whose caterpillars provide the various types of silk. अब इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आप किसी टेलर शॉप को विजिट करो और वहाँ से आप सिल्क के पीसेस को कलेक्ट करो। तो वो सिल्क के पीसेस आपको कहाँ मिलेंगे, तो टेलर्स के पास जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, जो कटिंग्स छोटी छोटी बच जाती हैं, तो उनके पास जो वो कचरे का, कूड़े का ढेर होता है, वो लोग उसको फेंक देते हैं। उस ढेर में आपको बहुत सारे सिल्क के पीसेस मिलेंगे, तो वहाँ से आप सिल्क के पीसेस को कलेक्ट करो, और फिर आप ये पता करो किसी की हेल्प से कि वो सिल्क जो है वो कौन से टाइप का है। जैसा कि हमने पहले भी देखा, सिल्क अलग अलग टाइप का होता है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो सिल्क आपको मिला है वो कैसा है, वो मलबरी सिल्क है कि टसर सिल्क है कि मोगा सिल्क है कि कोसा सिल्क है, ये आपको फाइंड करना है।
और फिर आप उनके टेक्सचर्स को कंपेयर करो कि कौन सा सिल्क जो है वो ज़्यादा स्मूथ है, कौन सा सिल्क जो है वो कोर्स है, कौन से सिल्क में शाइन है और कौन सा सिल्क जो है वो शाइनी नहीं है। तो इस तरह से आप उसको कंपेयर करके अपने ऑब्जर्वेशंस की एक टेबल बनाओ और उसके बाद फिर सिल्क मॉथ के पिक्चर्स आप कलेक्ट करो। जैसे हमने देखा कि अलग अलग टाइप के मॉथ होते हैं जो एक दूसरे से बहुत अलग अलग दिखते हैं, तो आपको ये पता करना है कि आपको उनके पिक्चर्स फाइंड आउट करना है और उसको आपको अपनी स्क्रैप बुक में लगाना है और आपको ऑब्जर्व करना है कि वो कैसे एक दूसरे से अलग अलग है। आपको मॉथ के भी पिक्चर्स कलेक्ट करो, आप कैटरपिलर्स के भी पिक्चर कलेक्ट करो और फिर उनको आपस में कंपेयर करो कि वो कैसे दिखते हैं और कैसे वो एक दूसरे से सब अलग अलग है। Activity 3.6. Take an artificial synthetic silk thread and a pure silk thread. Burn these threads carefully. Did you notice any difference in the smell while burning? Now burn a woolen fiber carefully. Did it smell like burning of artificial silk or that of pure silk? Can you explain why? To remember when the cocoon stage is reached in the life history of the silk moth, try the following activity. अब इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, एक आप आर्टिफिशियल थ्रेड लो, आर्टिफिशियल सिल्क का थ्रेड लो और एक आप प्योर सिल्क का थ्रेड लो और दोनों को आप जला के देखो और ये ऑब्जर्व करो कि उन दोनों की स्मेल कैसी है। तो जनरली किसी भी सिंथेटिक फाइबर को अगर हम जलाते हैं तो उसकी स्मेल जो होती है वो अच्छी सी नहीं लगती है। वो जैसे प्लास्टिक को हम जलाते हैं तो कैसी सी स्मेल आती है, उसमें वैसी सी स्मेल आती है। और फिर उसके बाद जब आप नेचुरल सिल्क को जलाओगे, किसी भी नेचुरल फाइबर को आप जलाते हो तो उससे हमको हमारी जो स्मेल निकलती है वो बहुत अनप्लेजेंट नहीं होती है। तो आप ये ऑब्जर्व करो कि सिंथेटिक थ्रेड से जो है स्मेल कैसी निकल रही है और जो प्योर सिल्क थ्रेड है उससे स्मेल जो है वो कैसी निकल रही है। फिर उसके बाद आप वुल लेके देखो और वुल को जलाओ और फिर उसमें ऑब्जर्व करो कि उसकी स्मेल कैसी है, उसकी स्मेल प्योर सिल्क थ्रेड जैसी है या आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड जैसी है। Activity 3.7. Photocopy figure 3.9. Cut out pictures of the stages of the life history of the silk moth and paste them on piece of cardboard or chart paper. Jumble them. Now try and arrange the stages in the correct sequence in a cyclic form. Whoever does it fastest wins. अब इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, जो अभी हमने एक पिक्चर देखा था जिसमें आपको पूरा लाइफ हिस्ट्री दिखा था सिल्क मॉथ का, ये जो पिक्चर है, इन पिक्चर्स को आपको कट करना है। इन सारे पिक्चर्स को आपको अलग अलग कट करना है और इन पिक्चर्स को आपको पेस्ट करना है किसी शीट पे, किसी चार्ट पेपर पे, ताकि थोड़ा थिक हो जाएगा। और फिर इन पेपर्स को आप जंबल कर दो और फिर आप ग्रुप में इसको एक गेम की तरह खेल सकते हो। आपको इसको अरेंज करना है कि कौन सा जो पिक्चर है वो पहले आएगा, दैट इज़ सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री में कौन सा पिक्चर पहले आएगा, दैट इज़ एग्स पहले आएंगे कि लार्वा पहले आएगा कि कोकून पहले आएगा। आपको उसको एक सीक्वेंस में अरेंज करना है, एक साइक्लिक फॉर्म में, और जो सबसे पहले उसको अरेंज करेगा वो विनर होगा। या फिर आप अपनी स्क्रैप बुक में इसके बारे में आप लिख भी सकते हो कि उसकी लाइफ हिस्ट्री जो है वो कैसी होती है, वो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। फ्रॉम ककून टू सिल्क. For obtaining silk, moths are reared and their cocoons are collected to get silk threads. अब सिल्क ऑब्टेन कैसे करते हैं? सिल्क ऑब्टेन करने के लिए सबसे पहले मॉथ को रियर किया जाता है और फिर उनके कोकून्स को कलेक्ट किया जाता है जिससे कि सिल्क थ्रेड निकाला जा सके। रियरिंग सिल्क वर्म्स. A female silk moth lays hundreds of eggs at a time. The eggs are stored carefully on strip of cloth or paper and sold to silkworm farmers. The farmers keep eggs under hygienic conditions and under suitable conditions of temperature and humidity. तो अब सिल्कवर्म जो है उनको कैसे पाला जाता है? तो जो फीमेल सिल्कवर्म होती है वो बहुत सारे एग्स एक ही टाइम पे दे देती है, हंड्रेड्स ऑफ एग्स। फिर इन एग्स को स्टोर किया जाता है केयरफुली किसी पेपर पे या किसी कपड़े पे, और फिर इन एग्स को सेल किया जाता है सिल्कवर्म फार्मर्स को। और जो फार्मर्स होते हैं वो एग्स को प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस में रखते हैं और सूटेबल इन्वायरमेंट में रखते हैं। उनको जितने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, कितनी ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट है, उनके सूटेबल कंडीशन में उनको रखते हैं ताकि एग्स जो हैं वो अच्छे से ग्रो कर पाएँ और उसमें से लार्वा निकल पाए।
The eggs are warmed to a suitable temperature for the larva to hatch from eggs. This is done when mulberry trees bear a fresh crop of leaves. The larvae, called caterpillars or silkworms, eat day and night and increase enormously in size. जो एग्स होते हैं फिर उनको सूटेबल टेम्परेचर पे वार्म किया जाता है ताकि जो उसमें से लार्वा जो है वो बाहर निकल सके. और फिर ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये तब किया जाता है जब मलबरी ट्री में एक जो नई लीव्स आती हैं ताकि जो कैटरपिलर निकलेगा, जो लार्वा निकलेगा, उसको अच्छे से खाना मिल पाए, क्योंकि वो जो लार्वा होता है, जो कैटरपिलर होता है, वो मलबरी लीव्स को ही खाता है. फिर जब वो उसमें से लार्वा निकलता है तो वो कैटरपिलर, उसको जो कैटरपिलर होता है उसको मलबरी लीव्स दी जाती है खाने के लिए, और वो दिन रात सिर्फ खाता ही रहता है और वो अपनी साइज में अच्छे से बड़ा हो जाता है. द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बम्बू ट्रेज अलॉन्ग विथ फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स. After 25 to 30 days, the caterpillars stop eating and move to a tiny chamber of bamboo in the tray to spin cocoons. Small racks or twigs may be provided in the trays to which cocoons get attached. The caterpillar or silkworm spins the cocoon inside which develops the silk moth. फिर लार्वा जो होता है उसको एक क्लीन बम्बू ट्रे में रखा जाता है और उसके साथ में बहुत सारी मलबरी लीव्स चॉप करके रख दी जाती है ताकि उसको अच्छे से खाने के लिए मिले. फिर 25-30 डेज़ के बाद जो कैटरपिलर होता है वो खाना बंद कर देता है और जो बम्बू के अंदर जो छोटे छोटे चैम्बर्स होते हैं, बम्बू जो होता है वो अंदर से होलो होता है, तो वो उन चैम्बर्स में चला जाता है और वहाँ पर वो कोकून बनाता है. और उनको फिर कुछ स्मॉल रैग्स या छोटी छोटी ऐसी डंडियाँ दी जाती हैं, वहाँ पर रखी जाती है ताकि वो कोकून जो है उससे अटैच हो पाए. फिर जो कैटरपिलर होता है वो कोकून स्पिन करता है उसके अंदर और वो एक सिल्क मॉथ में डेवलप होता है. Processing silk. A pile of cocoons is used for obtaining silk fibers. The cocoons are kept under the sun or boiled or exposed to steam. The silk fibers separate out. The process of taking out threads from cocoon for use as silk is called reeling the silk. Reeling is done in special machines which unwind the thread or fibers of silk from the cocoon. Silk fibers are then spun into silk threads which are woven into silk cloth by weaver. फिर सिल्क को प्रोसेस कैसे किया जाता है, तो जब ये कोकून होते हैं तो जब कोकून्स को सबको इकट्ठा किया जाता है और फिर उससे सिल्क फाइबर निकाला जाता है. तो ये कोकून्स जो होते हैं या तो उसको धूप में रख के सुखाया जाता है या फिर उसको बॉईल किया जाता है या फिर उसको स्टीम दी जाती है. तो वो गर्माहट से सिल्क फाइबर जो है वो कोकून से सेपरेट होता है और फिर जो ये फाइबर होता है जब कोकून से इसको अलग किया जाता है इसको बोला जाता है रीलिंग द सिल्क. और ये रीलिंग जो है इसके लिए मशीन्स यूज़ की जाती हैं और मशीन से उसको अनवाइंड करके उन थ्रेड से फाइबर बनाया, थ्रेड्स के कोकून से अलग किया जाता है और फिर जो थ्रेड्स होते हैं उसको वीव करके कोई भी सिल्क फैब्रिक बनाया जाता है. So this was the last part of our chapter Fibers to Fabric. If you have any doubt or query, you can ask me in the comment box below. Also, don't forget to check the description box for the links of other chapters and other part of this chapter. Thank you everyone.